अस्सलाम वालेकुम जनाब, होपफुली आप खैरियत से होंगे एंड होपफुली आपने 706 देख ली होगी और 705 भी रिवाइज़ किया होगा, फ़िज़िकल वाले भी और ऑनलाइन वाले भी, क्योंकि आज कल और परसों हम लोग डाइव मारेंगे पास्ट पेपर्स के अंदर और देखेंगे कुछ सवालों को और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मज़ीद इन्हांस करेंगे। कुछ क्लास में होंगे, कुछ आपको होमवर्क दूंगा और जो आपको होमवर्क दूंगा उसके ऊपर की जो डिस्कशन होगी वो आपको सेपरेट प्रोवाइड की जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग 3 दिनों में कोशिश करेंगे कि सारे सवालों के ऊपर अपना हाथ साफ करें। तो शुरू करते हैं विद द लेटेस्ट के करीब की अटैम्प्ट, दैट इज़ स्प्रिंग 2022। स्प्रिंग 2022। इस सवाल को देखते हैं और इस सवाल के साथ हम लोग स्टैंडर्ड्स को भी एक दफ़ा रिवाइज कर रहे होंगे। इस सवाल में जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रही है, दैट इज़ इन ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। अब आपने पहले रिक्वायरमेंट को बहुत गौर से पढ़ना है। सवाल ये कह रहा है कि इन ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशंस, यानी कि ये ए पार्ट और ये बी पार्ट आपस में अलग अलग है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। डिस्कस आपने क्या करना है, नंबर 1 द रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस, यानी कि रिपोर्ट में क्या क्या बातें आप लोग ऐड करेंगे, इंक्लूडिंग द चेंजेस दैट नीड्स टू बी मेड इन द ऑडिट रिपोर्ट एज इलस्ट्रेटेड इन ISA 700। तो उसने एक नहीं, उसने 2 बातें पूछी हैं। पहले वो आपसे क्या पूछ रहा है कि आपने बतानी है रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस और दूसरा आपने उसको बताना है क्या, चेंजेस जो कि आप डालेंगे 700 की रिपोर्ट के अंदर। 2 बातें हैं, बहुत तवज्जो के साथ इस सवाल को देखना। यू आर द ऑडिट पार्टनर इन अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपको बना दिया गया एक पार्टनर। फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स, अब अगेन वो जोर दे रहा है कि दोनों मैटर्स आपस में कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, इंडिपेंडेंट है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, ईयर एंड क्या है हमारे पास, ईयर एंड आ रहा है 31/12/2021 का। पार्ट ए, PEL, Pioneer Electronics Limited had implemented a new accounting software। यहाँ तक रुक जाएं। न्यू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये आपको किस स्टैंडर्ड की तरफ लेके जाना चाह रहा है अकाउंटिंग के? IS इंटेंजिबल, IAS 38। कब लिया है, इम्प्लीमेंट कब हो रहा है? 2021 में। हमारा ईयर एंड क्या है? 21, यानी कि ये हमारे साल में हो रहा है। ड्यू टू हाई प्रेशर फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वॉज हरिड। उन्होंने बहुत जोर डाला था कि फौरन से इसको इम्प्लीमेंट करो, इसको लगाओ, तो उन्होंने जल्दबाजी में उसको लगा दिया, which has resulted in numerous errors in the inventory, payable and receivable। तो उस सॉफ्टवेयर को जो कि उन्होंने बहुत जल्दी में लगाया है, उसकी वजह से 3 एरियाज में मसले आना शुरू हो गए हैं। एरियाज कौन से हैं? इन्वेंट्री, पेबल और रिसीवेबल। अच्छा, PEL staff is still in the process of identifying and rectifying the software deficiencies। अभी तक वो उसको तलाश कर रहे हैं और जैसे जैसे मिलती जा रही हैं गलतियां उसको ठीक करते जा रहे हैं।
द ऑडिट टीम हैज बीन अनएबल टू वेरीफाई दीज बैलेंसेस थ्रू एनी ऑल्टरनेट मीन्स। कोई और ऑल्टरनेट मेथड से भी बैलेंसेस वेरीफाई नहीं हो पा रहे। और मसला क्या है, सॉफ्टवेयर हमारा फारिग हो चुका है, ना हमारे पास इन्वेंट्री का सही बैलेंस आ रहा है, ना हमारे पास पेबल्स का सही बैलेंस आ रहा है, और ना हमारे पास रिसीवेबल्स का सही बैलेंस आ रहा है। ओके, इन्वेंट्री, पेबल्स एंड रिसीवेबल्स आर अपीयरिंग एज रुपीज 200 मिलियन, 150 मिलियन एंड 100 मिलियन रिस्पेक्टिवली। जरा लिखवाइएगा मुझे, एक इन्वेंट्री है, एक पेबल है, एक अमाउंट बोलिएगा 200, 150 और टोटल क्या है 450। अच्छा, यानी कि 450 मिलियन का मसला आ रहा है और हमारे पास कोई और ऑल्टरनेट मींस भी अवेलेबल नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 500 मिलियन और नेट एसेट्स कितने हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक बेंचमार्क दे दिया और नेट एसेट्स कितने कितने हैं 500 मिलियन 1850 मिलियन। अच्छा, नॉर्मली जब आपको दो बेंचमार्क्स दिए हो ना, तो इसमें देख लेंगे क्या आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, और अगर दिया हुआ है तो हम लोग नॉर्मली इसी को ले रहे होते हैं। ठीक है, ये हम स्टडी करेंगे जब हम लोग जाएंगे मटीरियलिटी के अंदर। तो हमारे पास एक बेंचमार्क है 500 मिलियन का, टोटल 450 मिलियन है। ज़रा मुझे बताइएगा ये 450 मिलियन इस 500 मिलियन का कितने परसेंट बनता है, ज़रा वर्कआउट कीजिएगा। 90%, 90% बन रहा है। क्या मैं इसको मटेरियल कह सकता हूँ, कह सकता हूँ? नहीं कह सकता, पर वैसे बहुत बड़ा मसला है। मैंने कहा था आंख, नाक, कान, गला सब कुछ खोल के चलना है आज। 450 मिलियन का मसला है, 500 मिलियन का मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, 90% बन रहा है, मटेरियल नहीं है, परवेसिव है। चलें, अगर ये फिगर्स ना भी होती और आपको अगर डेफिनेशन याद है परवेसिव की, तो क्या बात लिखी हुई थी वहाँ पे। ये सिंगल अकाउंट हेड के साथ अटैच नहीं होती है, मल्टीपल के साथ होती है, और अगर है सिंगल में तो वो इटसेल्फ बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तो हमारे पास एक एरिया नहीं है, इन्वेंट्री, पेबल और रिसीवेबल, 3 एरियाज़ हैं और तीनों का हम लोग बैलेंस सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं उस मैप पे जाऊं, अगर मैं आपको वो मैप दोबारा से दिखाऊं, तो स्कोप लिमिटेशन है, परवेसिव है, डिस्क्लेमर, स्कोप लिमिटेशन है, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर दूंगा। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, आपने रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस बतानी है। ज़रा मुझे ये बताइए, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस में आप लोग क्या क्या बातें लिख सकते हैं, सोचें ज़रा, रिपोर्ट में क्या क्या चेंज आएगी, सोच के बताएं। अगर एक साफ रिपोर्ट होती है, उसको मुझे अगर चेंज करना हो एक डिस्क्लेमर वाली रिपोर्ट में, तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या मैं चेंज करूँगा। पहला चेंज क्या होगा, पहला चेंज क्या होगा, ओपिनियन का चेंज होगा। पहला चेंज मेरा ओपिनियन में आएगा। इसमें क्या चेंज आएगा, नाम, नाम आ जाएगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अच्छा, उसके नीचे जो बातें लिखी हुई थी वो भी चेंज होंगी। बातें कौन सी आएंगी, 3 बातें थी। हम उनको ऑडिट करने के लिए गए, हमें उनसे कोई अच्छा एविडेंस नहीं मिला, जिसके बिना पे हम कोई भी ओपिनियन कायम नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 3 बातें। ऑडिटर वॉज एंगेज टू ऑडिट, क्योंकि मैटर सिग्निफिकेंस है और इसकी सारी बातें कहाँ पे हैं, बेसिस के अंदर। हम लोग किसी भी तरह की कोई ओपिनियन नहीं दे पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें
सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, द ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब ये चेंज आ गया कहाँ पे, ओपिनियन में। इसके अलावा कहाँ पे चेंज आएगा, बेसिस में। बेसिस में क्या क्या चेंज आएगा, डिस्क्लेमर का बेसिस में क्या क्या लिखते हैं, सोचें बताएं। सवाल ने आपसे ये नहीं पूछा कि प्रोसीजर्स क्या हैं, सवाल ने पूछा कि 700 की रिपोर्ट में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंज आएगी। एक चीज़ आपने मुझे बता दी, ओपिनियन पैदा की चेंज, टाइटल में चेंज नहीं आएगा, एड्रेसी में चेंज नहीं आएगा, इस पैरा में चेंज आ गया। अगला चेंज कहाँ पे आएगा, बेसिस में। बेसिस में क्या क्या बातें लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग को अमेंड कर देंगे, अमेंड द हेडिंग, और क्या आएगी, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर। डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, क्वांटिफाई क्वालिफाई वाली बात करेंगे यहाँ पे, क्वांटिटी और नरेशन वाली बात कर देंगे यहाँ पे। क्या मसला किसी डिस्क्लोजर का था, नहीं, तो ये वाली बातें गायब हो जाएंगी। और नीचे वाली बात आप करेंगे कि अगर हम कोई बड़ी वाली ओपिनियन दे रहे हैं और अगर उसके साथ कोई छोटी वाली ओपिनियन भी होती जिसकी वजह से रिपोर्ट ऑलरेडी ख़राब हो रही होती, तो स्टिल वो बात हम कहाँ पे करते, बेसिस के अंदर। तो सिर्फ ये वाली बात छोड़ के, ये वाली बात छोड़ के ये पूरी स्लाइड आपके सोल्यूशन का पार्ट बनेगी। क्या बेसिस में, आपने बेसिस ड्राफ्ट नहीं करना, ड्राफ्ट करने का सवाल नहीं है। वो कह रहा है कि चेंजेस क्या क्या आएंगे, आपने बस ये बताना है कि हेडिंग में चेंज आएगा, आपने बताना है कि मैं इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा, ऐड क्या करूँगा वो सवाल नहीं है, चेंज कहाँ कहाँ पे आएगी वो सवाल है। डिस्क्रिप्शन में बताएंगे, क्वांटिफाई करेंगे इफेक्ट को, नीचे वाली बातें मिस कर देंगे, क्यों, क्योंकि मसला डिस्क्लोजर्स का नहीं है, और आखिरी बात कर रहे होंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद कहाँ पे चेंज आएगी, क्या कैम आएगा, कैम नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि आप ये वाली बात भी लिखेंगे कि जब हम डिस्क्लेम करते हैं ओपिनियन तो 700 की रिपोर्ट से कैम वाली बातें हम लोग गायब कर देते हैं। तो ये सारी बातें आपने मेंशन करनी है। सवाल कितना मार्क्स का है, 7 नंबर का। आप ज़रा जाएं और इसका सोल्यूशन रीड करें। आपके लिए मैं यहाँ भी खोल देता हूँ। सिक्स की थी, 705 की क्विक रिवीजन थी, वही करनी थी। जी देखा इसका सोल्यूशन। सर अगर वो जैसे उसने कहा कि वी आर अनएबल टू वेरीफाई दीस बैलेंसेस, तो इस वजह से हम उसको स्कोप लिमिटेशन में लेते हैं। ऐसे ही अगर वो कहता है हमने चेक किया तो स्टेटमेंट आया तो अगर हम लोग बैलेंस चेक कर दे और हमें मसला नज़र आता, वो मसला मटेरियल होता और वो ठीक ना करते तो ये मिसस्टेटमेंट काउंट होती है, फिर ये स्कोप लिमिटेशन। तो पहले सिचुएशन डिस्क्राइब करेंगे फिर चेंजेस बताएंगे हम। आपको दिखाते हैं, देखें ज़रा। multiple account balances of the financial statements are affected for which the auditor has not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence, which is a scope limitation imposed by the circumstances।
क्यों हो रहे हैं? क्या हमारी गलती है? नहीं। क्या उनकी गलती है? उनकी गलती है। सिंस द अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल स्पेसिफिक एलिमेंट, अब यहाँ पे वो परवेसिव को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो हमें मसले मिले हैं वो कन्फाइंड नहीं कर रहे हैं एक सिंगल हेड के साथ या एक सिंगल एलिमेंट के साथ, और वो सब्सटेंशियल पोर्शन कवर कर रहे हैं किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अभी हमने देखा है 450 को जब आपने 500 पे किया तो 90% का हिट आ रहा था। ऑडिटर शेल डिस्क्लेम द ओपिनियन as they are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence on which, जिसकी वजह से हम उसको ख़राब कर देंगे और सारी बात कहाँ पे बताएंगे? उसकी बेसिस के अंदर तमाम तक पॉसिबल इफ़ेक्ट्स। ये मटेरियल भी है और ये परवेसिव भी है। फिर नीचे चेंजेस कहाँ कहाँ पे आएंगी? द ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, हम कोई ओपिनियन नहीं देंगे। बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर पैराग्राफ, द ऑडिटर हैज़ नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन द एविडेंस, ये बात आपको पता है। द ऑडिटर शैल अमेंड द ओपिनियन सेक्शन, और उसका नाम चेंज कर देगा। ऑडिटर को एंगेज किया गया था मगर वो कोई एविडेंस हासिल नहीं कर पाया। ये सारी बातें वही हैं जो कि अभी आपने इस स्लाइड पे देखी हैं। अगर आप चाहें तो पढ़ के कंपेयर कर सकते हैं। टेक्निकली जिसको ये वाली स्लाइड आती थी उसके 7 नंबर पक्के थे। ये सवाल मुश्किल नहीं था। उसने इस सवाल में आपसे प्रोसीजर पूछे नहीं कि आप क्या करेंगे, उसने ये पूछा कि 700 की जो साफ रिपोर्ट होती है उसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंज आएगी। तो ये बातें, उससे पहले ये वाली बातें और ये वाली बात, ये एटलीस्ट आपने लिखनी थी। और उससे पहले बताना था कि ये परवेसिव क्यों है, क्योंकि ये कन्फाइंड नहीं है टू अ स्पेसिफिक सेट, ये एक से ज़्यादा के ऊपर है और ये फैला हुआ है। इफेक्ट उसका परवेसिव है। 450 डिवाइडेड बाय 500, 90%। ये वर्किंग उसने की नहीं है मगर आप अपने सोल्यूशन में ये वर्किंग दिखा सकते हैं, दिखाएंगे, बल्कि आपने दिखानी है। कोई मसला इस सवाल में आएगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज नहीं आएगी, चेंज वहाँ पे आएगी। आपने बस को ये बता देना है कि हम लोग वो नहीं देते, कैम नहीं आएगा इसके साथ। उसने यहाँ पे एक लाइन मेंशन की हुई है, द ऑडिटर शैल अमेंड द डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंगली। क्योंकि हमारी किताब में ऐसा है नहीं, तो आप अगर चाहें तो ये पॉइंट स्किप कर सकते हैं। इम्प्लीकेशंस कहते हैं रिपोर्ट में क्या क्या रद्दोबदल हो रहा, बस कहाँ कहाँ पे क्या क्या कौन कौन सा पैराग्राफ चेंज होगा। तो ये सवाल थोड़ा सा हट के था एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल क्वेश्चंस। समझ आती है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। पार्ट बी। योर फर्म हैज़ बीन अपॉइंटेड द ऑडिटर इन प्लेस ऑफ अ रिटायरिंग ऑडिटर। एक छोड़ के जा रहा है और आप उसकी जगह पे अपॉइंट हो रहे हैं। कंपनी कौन सी है? एसएफएल, अ लिस्टेड कंपनी। SFL owns number of retail outlets across Pakistan and many of them were acquired on rental basis. Rental basis. Standard कौन सा? IFRS 16। वो किराए पे बैठे हुए हैं, किराए पे चल रही है। During the year, SFL has adopted IFRS 16. The audit team has made significant efforts to review the existing entries और reconciliations वाली बातें उसने की हैं to change in the accounting policy of operating leases. The matter was discussed in detail in the audit committee. Your team has included the details and adjustments और impact. उसने कहा सब कुछ हम लोगों ने कर दिया, कोई मसला इसमें नहीं है। आपने बस बताना है कि रिपोर्ट में क्या क्या कहाँ कहाँ पे चेंज आएगी। क्या इस सवाल में कोई मिस स्टेटमेंट आपको शो हो रही है? क्या इस सवाल में कोई स्कोप लिमिटेशन आपको मिल रही है? तो इस सवाल में है क्या? कैम। और खाली कैम नहीं है, कैम। अब कैम के लिए कुछ ज़रूरी बातें थीं, कुछ शर्तें थीं। क्या ये लिस्टेड कंपनी है? क्या ये मैटर करंट पीरियड का है? क्या उनको बताया हुआ? डिस्कस्ड इन डिटेल।
उनसे डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है। जब मीटिंग हुई थी, जब हमारी और उनकी कमेटी मीटिंग हुई है, तो सारी बातें उनको डिटेल में उन तक कम्युनिकेटेड तो है ना। जब डालने बैठेंगे फिर बताएंगे, ठीक। द ऑडिट टीम हैज़ मेड सिग्निफिकेंट एफर्ट्स, उन्होंने बहुत सारा काम किया, याद है फिल्टर्स, तो एफर्ट्स उनकी हैं। रिकंसिलिएशन वाली बातें उसने कर दी हैं, तो हमें ये मैटर मोर और लेस स्कैम की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा और क्या है इसमें, एक पॉइंट और अगर आप मुझे बताएं, कैम के अलावा, कैम के अलावा इसमें एक पॉइंट छुपा हुआ हिडन है। मैं गेस कर देता हूँ, आपको हिंट दे देता हूँ, मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन नहीं है। अब ढूंढें, अदर मैटर पैराग्राफ कहाँ पे है, क्या कह रहा है, पिछले की जगह पे आप आ रहे हैं, तो आप अदर मैटर में बताएंगे कि पहले और था, मेरी अपॉइंटमेंट इस साल हुई है, पहले के मामलात को मैं ऑन नहीं कर रहा। देखिए इसका सोल्यूशन, द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ IFRS 16 इज सिग्निफिकेंट थ्रू नंबर ऑफ रेंटल आउटलेट्स, ठीक है। फर्दरमोर द चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी और जो एडजस्टमेंट्स हैं वो कंसिडरेबल टाइम ले रही हैं वेरीफाई करने के लिए, पहली शर्त। द मैटर वाज आल्सो डिस्कस्ड एंड ब्रॉट टू नॉलेज, ये बात पूरी हो गई है। मीटिंग वगैरह के अंदर सारी बातें कर दी गई हैं, लेटर वगैरह हो गया था। कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स द ऑडिटर विल ऐड द मैटर ऑफ IFRS 16 एज कैम, और सिंस द FS ऑफ प्रीवियस ईयर वाज ऑडिटेड बाय another auditor, वो कोई और था, the other matter paragraph will be added in the report which will mention that the financial statements were audited by पिछले वाला ऑडिटर, और जो उसने ओपिनियन उस टाइम पे दी थी वो उसकी अपनी राय थी, मेरी उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। सर इससे मुझे क्वेश्चन पूछो 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 पूछो। कि सर एग्जिस्टिंग ऑर्डर के बाद जिस तरह अगर साल में कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और ईयर एंड के ऊपर कोई प्रोसीजर उसने तब लगाए हो और जब आप आते हो तब वो प्रोसीजर पहले डन हो, तो वो उनको आप यूज करके उनके बारे में आप उसको यूज करोगे मगर बताओगे नहीं। अगर आप पिछले किसी ऑडिटर का काम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बताते नहीं रिपोर्ट में, इस्तेमाल कर सकते हैं खामोशी के साथ, ख़ास चीख के बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने उसका काम इस्तेमाल किया, कर सकते हैं मगर दरवाज़ा बंद करके। ये सवाल क्लियर हुआ, कोई मसला इस सवाल में? अब मुझे ये बताइए 7 नंबर और 7 नंबर कितने मार्क्स हासिल कर सकता है? सवाल मुश्किल है? मुश्किल था सवाल? मुश्किल नहीं है, सिर्फ अप्रोच है, सिर्फ और सिर्फ अप्रोच है और कुछ नहीं है इसमें। ना यहाँ पे कोई मसला मिला ना यहाँ पे कोई मसला मिला। अगर आपने बहुत ही थका हुआ पड़ा हुआ है 705 भी, तो स्कोप लिमिटेशन तक तो आप पहुँच पाएंगे। फिर 3 जगह पे मसला है तो दिमाग कहेगा यार ये मसला मुझे परवेसिव लग रहा है, नहीं समझ आ रही है, 500 मिलियन और 450 मिलियन का चेक कर लें। अच्छा, एटलीस्ट आप यहाँ पे परवेसिव वाली बात तो लिख कर आ सकते हैं, डिस्क्लेमर वाली बात लिख कर आ सकते हैं, और वो बात आपने मुझे सच बताई नहीं, विड्रॉ करने वाली बात, वो भी आप मेंशन करेंगे। अच्छा, फिर मसला कहाँ पे आता? चेंजेस में। शायद आपको याद ना होती, बट एटलीस्ट आपको ये याद होता कि हम हेडिंग्स चेंज कर देते हैं। ये बात तो याद रखने वाली है। मेन पॉइंट अगर आप कहीं भूल रहे होते तो वो क्या होता? कंटेंट्स, ये वाला, ये पॉइंट लिख लेते हैं, इसमें से कुछ बातें लिख लेते हैं। जो चीज़ भूल सकती थी ना वो ये है। तो यार ये कुछ इतनी मुश्किल बात तो है नहीं, याद कर लें। और कैम नहीं आता ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है। तो अगेन 7 नंबर हासिल करना, चलो 7 ना सही आप 5 हासिल कर लें, 6 हासिल कर लें, मुश्किल सवाल नहीं है, आसान है, बस एग्ज़ाम प्रेशर में आके बच्चा पैनिक हो जाता है। चीज़ें अगर याद रहें लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन की वजह से आप आगे पीछे कर सकते हैं, सेंटेंस आप अपना बना सकते हैं, मगर उसके लिए वो मैप जहन में होना चाहिए। सर अगर चीज़ें हमने सही आइडेंटिफाई हाँ, लेकिन वर्डिंग हमारे आगे पीछे हो, कितनी आगे पीछे करोगे? सर मीनिंग सही है लेकिन बस उस कितनी आगे पीछे करोगे? सर थोड़ा बहुत क्या लिखोगे यहाँ पे? एक सेकंड, आपको अगर मैं कहूँ
इस पैरा को अपने अल्फाज में मुझे ज़रा बताना। सर जिस तरह सबसे ऊपर बोला कि अमेंड द हेडिंग ऑफ तो आपकी क्या होगी वर्डिंग? जस्ट सपोज लिखेंगे वी विल अमेंड द हेडिंग, वी विल चेंज द हेडिंग। हाँ तो ठीक है, बेहतरीन है, बेहतरीन, बस इतना लिखते हैं हाँ ठीक है। वो पूरी बजाय की पूरी क्योंकि आपने भी ये बात नहीं लिखनी कि बेसिस फॉर ओपिनियन को क्वालिफाइड करेंगे या एडवर्स करेंगे, नहीं, आपने बतानी सिर्फ डिस्क्लेमर वाली बात जो हो रही है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बातें डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, उसका इफेक्ट बता देंगे। अगर आप चाहें तो इसको कंबाइन करके एक लाइन में लिख लें, एटलीस्ट लिखें, उसको बताएं कि मुझे आती है चीज़। आई एम नॉट आस्किंग कि आप उसको सारा का सारा क्रैम ही कर लें, मगर एटलीस्ट उसको बताएं कि दैट यू नो द कॉन्सेप्ट। डन, आगे चलते हैं, एक और रिसेंट सवाल पकड़ते हैं, ऑटोमेटिक्स पे जाते हैं। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ ज़रा, एक ट्रेंड गौर कीजिएगा, बड़ा मज़े का ट्रेंड है। ऑटम 20 पे जाएं, ऑटम 20 में कितने पार्ट्स हैं और रिक्वायरमेंट क्या है? 2 पार्ट्स है ना, एक 10 का और एक 8 का। स्प्रिंग 21 में सवाल कितने हैं? 2 और रिक्वायरमेंट 10 और 8। ऑटम 21 में है 2 बातें और नहीं यहाँ भी 10 और 8 18 नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जामिनर सेम है आपका, उसने एक पैटर्न पकड़ा और उसको वो रगड़ रहा है। हाँ, उसने फिर यहाँ पे आके चेंज भी कर दिया, एग्जामिनर चेंज नहीं हुआ था, सिर्फ सवाल देखो यहाँ भी 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी, सिर्फ उसने रिक्वायरमेंट बदली। एक और मज़े की बात बताता हूँ, ये रिक्वायरमेंट इस अटैम्प्ट से पहले C5 में टेस्ट की थी उसने, चेंजेस वाली, तो वो कभी कभी उठाता है माल C5 से। इसलिए आपको कुछ सवाल हम लोग देते हैं C5 के प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि आपके लेवल पे काबिल कबूल होते हैं। अच्छा जी, इस सवाल में वो कह रहा है कि आपने चेंजेस नहीं बतानी है, आपने इम्प्लीकेशंस को बताना है और प्रोसीजर्स बताने हैं। यानी कि कहाँ पे क्या क्या चेंज होगा वो बात नहीं है। यू हैव टू राइट द प्रोसीजर्स एंड यू हैव टू राइट द इम्प्लीकेशंस। अब इम्प्लीकेशंस के अंदर सारी बातें आती हैं, कब क्या चीज़ चेंज हो रही है, कोई नया पैरा तो नहीं ऐड हो रहा, कैम आ रहा है या नहीं आ रहा, ओपिनियन ख़राब हो रही है नहीं हो रही। तो वर्ड इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि सब कुछ ही बता देना आपने, जो रिपोर्ट में रद्द-बदल होने वाली है। पढ़ें ज़रा पार्ट 1 ऑटोमेटिक्स। ऑटोमेटिक्स पार्ट 1 पढ़िएगा। आपको बना दिया उसने मैनेजर, एक फर्म है और दोनों मैटर्स आपस में इंडिपेंडेंट है। इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ EPL, ईयर एंड क्या है हमारा 30 जून 21, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ ₹100 million रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी इज इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अकाउंटिंग का कौन सा स्टैंडर्ड भाई साहब टेस्ट करने वाले हैं आपसे? कौन सा 23 बोरिंग कॉस्ट। कहाँ लिखा हुआ कि बोरिंग कॉस्ट है? कहीं बोरो कर रहा है? 16 IAS 16 लिख दे। PPE में क्या? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, 100 मिलियन का। योर टीम हैज ऑब्जर्व दैट द लास्ट कॉस्ट इनकर्ड ऑन द सेड फैसिलिटी वाज ऑन 30 अप्रैल 21। आखिरी दफा जो कॉस्ट इनकर हुई थी वो 30 अप्रैल 2021 को हुई थी, 100 मिलियन। अच्छा,
हाउएवर इट वाज पुट टू यूज फ्रॉम 1 अगस्त 2021। यानी कि जो लास्ट कॉस्ट थी, जो लास्ट कॉस्ट है वो ये है, और पुट टू यूज क्या है, 1 2021। अच्छा, एंड देयरफॉर नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड एट द ईयर एंड। हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 30 जून 21। अगस्त इसके बाद आएगा या इससे पहले आएगा? बाद आएगा। उनकी साइंस के मुताबिक एसेट की स्टार्टिंग डेट क्या है? 1 अगस्त, जब वो इस्तेमाल के लिए, मतलब जब वो इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ। हमारा ईयर एंड ये अवेलेबल फॉर यूज कब हो गया था? यहाँ पे क्या कहता है ये 16? कौन सी डेट आनी चाहिए थी? पुट टू यूज या अवेलेबल फॉर यूज? अवेलेबल फॉर यूज, ये वाली। अच्छा, और अमाउंट कितनी है? 100 मिलियन। आगे चलते हैं। यूजफुल लाइफ कितनी है? ये तो सवाल बन गया अकाउंटिंग का, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। यूजफुल लाइफ यहाँ लिख लेते हैं। यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल। नीचे कुछ और भी बता रहा है? पीबीडी बता रहा है कितनी? 150 मिलियन। 30 अप्रैल, 1 अगस्त, 30 जून, इन्होंने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज की है? क्या होनी चाहिए थी? कितनी होनी चाहिए थी? निकालें ज़रा, निकालें ज़रा, निकाल के बताएं। क्या? तो निकालो, वजन निकालनी है, वर्किंग करें, दिमाग से नहीं करना, वो कभी भी हाजिर नहीं होता। कितनी? 1 पॉइंट कैसे निकालिए? मुझे बताएं, मुझे नहीं आती निकालने। 100 इंटू कितनी आती है? क्या, मिलियन? अच्छा, ये चार्ज होनी चाहिए थी, उन्होंने चार्ज की नहीं। यानी कि एक एक्सपेंस था, उन्होंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। क्या स्कोप लिमिटेशन है? मसला कहाँ पे है? मिस स्टेटमेंट। यहाँ तक सारे ओके हैं, ये मिस स्टेटमेंट है, पक्की बात है। लिख दूँ यहाँ पे, मसला किसका है? मिस स्टेटमेंट का। अच्छा, एक एक्सपेंस था, रिकॉर्ड नहीं हुआ, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा, कम आ रहा होगा? ज़्यादा आ रहा होगा। कितने से? 1.67 से। प्रॉफिट कितना उसने बताया हुआ? 1, कहाँ लिखा हुआ है मैंने? ये लिखा हुआ है मैंने? कहाँ? अच्छा, ये 150 मिलियन। यानी कि इसमें 1.67 ऐड है, जो कि नहीं होना चाहिए था। हमने कहा ठीक कर दे, उन्होंने ठीक नहीं किया, मिस स्टेटमेंट है। 1.67 को 150 पे तकसीम करें, 0.01। आपको लगता है किसी एंगल से ये मटेरियल हो? लग रहा है मटेरियल नहीं है। यानी कि हम इस 1.67 की गलती को फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं। मगर आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी कभी कि जितनी इस तरह की गलतियां होती हैं जो कि वो लोग करेक्ट नहीं करते और इमटेरियल होती हैं, हम उसको एक बास्केट में ऐड करते हैं। एक बास्केट बनाते हैं, वो होती है लिस्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। किसी भी टाइम पे उस बास्केट का एग्रीगेट हमारे इस बेंचमार्क को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर कर गया
तो फिर हमें उसमें से गलतियाँ ठीक करवानी पड़ेंगी। तो इसको फ़िलहाल के लिए हम उस बास्केट में डाल देते हैं, मगर उसका एग्रीगेट हमें चेक करना होगा। सवाल ने कहीं और किसी और गलती का जिक्र नहीं किया, तो वी कैन अज्यूम कि उस बास्केट का जो एग्रीगेट है वो भी इतना मटेरियल नहीं है, अपनी आसानी के लिए। ठीक, तो हम साफ रिपोर्ट दे दें, साफ रिपोर्ट दे दें ना, मटेरियल नहीं ना, तो साफ रिपोर्ट दे दें, 700 वाली रिपोर्ट दे दें। ठीक, ये तो आपने मुझे बता दी इसकी इम्प्लीकेशंस, जिसके 4 नंबर थे, टोटल 8 है ना, तो 4 नंबर होंगे। स्टेट द प्रोसीजर्स जो कि आप की टीम या आप परफॉर्म करेंगे। मुझे बताइए कौन कौन से बातें, कोई से 5 बातें बताएं जो कि आप यहाँ पे लगा रहे होंगे। क्या क्या प्रोसीजर्स लगाने वाले हैं आप लोग, बताएं ज़रा। सबसे पहले क्या होगा, डिस्कशन होगी। सबसे पहले किससे करेंगे, मैनेजमेंट से। क्या कहेंगे उसको कि ये वाली जो एरर है उसको करेक्ट करें। उसके बाद इफ़ दे डोंट एग्री, अगर वो नहीं मान रहे तो TCW के पास चले जाएं। जो IS 16 ये लोग लगा रहे हैं, क्या इसकी वर्किंग सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये जो 1.67 ये जो यूज़फुल लाइफ कह रहे हैं, क्या मैं इसको भी एक दफ़ा वेरीफाई कर लूँगा कि यूज़फुल लाइफ ठीक है भी या नहीं है। क्या वाकई में आखिरी कॉस्ट इस दिन इनकम हुई थी या नहीं हुई थी। क्या वाकई में ये पुट टू यूज़ इस टाइम पे है या नहीं है। और IS 16 का कॉल सबसे बड़ा मसला होता है, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या सही से एलोकेट हुआ या नहीं हुआ। तो आप वेरीफाई कर रहे होंगे आप वेरीफाई कर रहे होंगे क्या जो उसकी डेट्स हैं दोनों, क्या वो लास्ट कॉस्ट तभी इनकर हुई थी, उसके बाद कोई और कॉस्ट इनकर तो नहीं हुई। जब पुट टू यूज़ कह दिया है, क्या वाकई में उस दिन इस्तेमाल के काबिल था। फिर ये जो 100 मिलियन निकाला है, इसकी वर्किंग क्या है, क्या ये 100 मिलियन भी ठीक है या नहीं है। यूज़फुल लाइफ 10 साल की ठीक है या नहीं है, इसको भी मुझे वेरीफाई करना है। उसके बाद ये जो वर्किंग है ये उन्होंने रिकॉर्ड नहीं की, क्यों नहीं की, उनसे डिस्कस करना है। तो इस तरह की बातें आप खामोशी के साथ लिख के 5 में से एटलीस्ट 3-4 नंबर तो हासिल कर सकते हैं, अगर आप बहुत भी थके हुए हैं। सर प्रोसीजर किस सेंस में बात कर रहे हैं वो, कि आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। ये सर इन स्टैंडर्ड के प्रोसीजर बिल्कुल, यहाँ पे आपने उतर जाना है किसमें, IS 16 में। सर ये थोड़ा सा डेप्रिसिएशन में बताइए 2.12 जो किया है कि लास्ट कॉस्ट इनकर हुई थी 30 अप्रैल 2021 को, ईयर एंड क्या, जून 2021, तो कितने महीने बनते हैं, अप्रैल मई जून 2 महीने। 2। तो ये अवेलेबल फॉर यूज था, ये तो हमारे पास 1 अगस्त 2021 था। वो पुट टू यूज़ है, ये तो मसला है। अवेलेबल हो गया था, पड़ा हुआ था, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जब इस्तेमाल करना शुरू किया उन्होंने कहा तब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। IS 16 कहता नहीं, जब तुम्हारे पास अवेलेबल हो गया था तब से चार्ज करो। गाड़ी है, गाड़ी है आपके पास, आपने गाड़ी परचेज़ की, गाड़ी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहें। ये नहीं करना है कि जिस दिन मैं बैठूंगा, जिस दिन मैं पहला सेल्फ मारूंगा या धक्का लगाऊंगा। अवेलेबल फॉर यूज हो गया, हाँ। हमारे पास आ गई है इस्तेमाल की काबिल। प्रपोजल वगैरह। आए ज़रा, सबसे पहले लेट्स लुक at the reporting implications. EPL should start depreciating the asset when it is available for use. ये बात हमें पता है। And not when it is put to use. If it is established that the asset has been completed before the year end, the management of EPL should be asked to record the depreciation. कितनी बन रही है, 1.67 मिलियन। अच्छा, इन्होंने जो लेवल लिया हुआ है मटीरियलिटी का, वो लिया हुआ है 7.5 मिलियन। ये कैसे लिया है बता दूं, ये इसका 5% है 150 का, इसको बेंचमार्क रेट किया हुआ है। ये जो परसेंटेज है ना चैप्टर 3 में आपको मिलेगी 5% 4% की,
देयरफॉर देयर वुड नॉट बी एनी इम्पैक्ट ऑन द रिपोर्ट, और हम कौन सी देंगे ओपिनियन, अनमॉडिफाइड या अनक्वालिफाइड. द पोटेंशियल एडजस्टमेंट अमाउंट्स वुड नीड टू बी एडेड इन द लिस्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स. ये वही बास्केट वाली बात कर आगे. और असेस करेंगे कि क्या वो बास्केट एग्रीगेट में मटेरियल तो नहीं हो गई. वी विल ऑल्सो ऑब्टेन अ रिटन रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिगार्ड. हम उससे ये बातें लिखवा भी लेंगे. ये 580 वाली बात है, अभी हमने पढ़नी है वैसे. अच्छा, उसके ऊपर जो हम लोगों ने बात की थी प्रोसीजर्स की, इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से कि एसेट कब अवेलेबल फॉर यूज़ हुआ, उनसे सर्टिफिकेशन मांग लेंगे, एक्सपर्ट को बुला के उसकी यूज़फुल लाइफ को वेरीफाई करवा लेंगे, मैनेजमेंट के मिनट्स वगैरह पढ़ लेंगे, मैनेजमेंट से लिखवा लेंगे कि तुम्हारा एसेट वाकई में किस दिन अवेलेबल फॉर यूज़ था, इंस्पेक्ट कर लेंगे, उसकी कॉस्ट वगैरह, कैपिटल का मसला और रेवेन्यू वाला मसला कवर हो गया. तो मुश्किल है. मज़े की बात है कि इसमें ऑडिट का सवाल ही नहीं है. ये सवाल है ही किसका, अकाउंटिंग का सवाल है. सिर्फ अकाउंटिंग आनी चाहिए और वो मैप आना चाहिए, और कुछ नहीं है सवाल में. रिसेंट अटैम्प्ट के सवाल कर रहे हैं खड़े होकर. ये कोई पुरानी सन 2008-9 का सवाल नहीं है, ये अभी के सवाल है. क्लियर है? अगला ज़रा पढ़ें. कैफ़े वाला, और पढ़ के बताएं कि ये कहानी की सुन्नी सी तीनों लगती आपको. जी वही वैलेंटाइन वाली है. हाँ, मगर इसमें चेंज है. हमारी वाली मिसाल में और इस मिसाल में एक चेंज है. तो इसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट शुरू हो गई. इसमें आउट ऑफ कोर्ट हो रही है. इसको पढ़ें और कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करना, ट्राई करें. और ऑनलाइन वाले भी आपने पार्ट 2 सॉल्व करना है. हम फिलहाल 5 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग को बंद कर रहे हैं. करें सॉल्व. जी वेलकम बैक तौसीफ भाई, वेलकम बैक अगेन. कैफ़े क्या पढ़ेंगे इसको? एलेक्सियर प्राइवेट लिमिटेड. पता नहीं एग्जामिनर बाहर से घूम के आए या बाहर से अच्छे से छापा मारा. कितना मुश्किल नाम, कॉपी पेस्ट ही किया होगा उसने. खैर, हम आसानी के लिए CEL पढ़ लेते हैं. हो सकता है कि इंग्लिश नेशनलिटी होल्डर होगा इसका. हो सकता है कि उसके पास एक अच्छी किताब मिल गई हो. खैर, CEL ऑपरेट्स अ चेन ऑफ कैफेज इन पाकिस्तान. आसान कर लेते हैं. Qasim Limited operates a chain of cafes in Pakistan. Before the year end, a large number of customers, including कौन था उस दिन? अब्दुल्ला भाई और पता नहीं कौन से भाई, अबाउट उन्होंने हैं सारे बच्चे थे. सारे बचे थे. ऑनलाइन वाले भी, कॉम्बो वाले भी और फिजिकल वाले भी मेरे छोड़ के. उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, वो तो तौसीफ भाई थे. लार्ज नंबर, अच्छा याद जो वापस, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स कंप्लेंट अबाउट food poisoning, possibly as a result of eating at the cafe. Some of the customers have taken legal actions. Some of the customers. An out-of-court settlement with these customers is under process. No information has been provided in this regard in the draft of financial statements. ये आउट ऑफ कोर्ट वाली लाइन को अगर मैं इग्नोर कर दूं और यहाँ तक अभी फ़िलहाल पढ़ूं तो मुझे बताइए क्या हो रहा है. सर वो जो आपने एग्जांपल दी थी कि उन्होंने केस कर दी. लोग क्या सवाल ने ये कहा है कि ये अनसर्टन है? नहीं कहा. फिर प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटी देखी जाएंगे. सवाल ने ये नहीं कहा कि मसला अनसर्टन है. अदरवाइज सवाल, मैंने आपसे कहा था वो रेयर एक्सेप्शन है, और अगर वो सवाल पूछेगा उसमें से तो चीख के बताएगा कि ये मसला अनसर्टन है और ये यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आपस में कनेक्ट हो रही हैं. सवाल ने ऐसी कोई बात नहीं की, अदरवाइज़ वो खुद बताता. ठीक है, तो हम अब चलते हैं वापस उस मैप की तरफ. एक्सेप्शन हमारी हो गई फारिग. अब आए उस मैप पे.
लिमिटेशन हो रही है, मिसस्टेटमेंट हो रही है? मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला ये है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है और इंफॉर्मेशन चाहिए मसला ये आ रहा है कि उन्होंने कोई डिस्क्लोजर ऐड नहीं किया। नहीं किया। तो IAS 37 में चला जाएगा प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी। 37 में जा रही कहानी। और तो उनको डिस्क्लोजर ऐड करना चाहिए था, प्रोविजन बनती, प्रोविजन भी बनानी चाहिए। ऐसे ही, जो कि उन्होंने बनाई भी नहीं है। दोनों ही लिखेंगे, मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन दोनों। कि अगर तो उनसे हम कहेंगे कि इसको करें, नहीं तो मिसस्टेटमेंट लिखेंगे, वरना हमें स्कोप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, मगर उसके लिए फिर मार्क्स भी तो उतने होने चाहिए ना। मार्क्स भी कम है, कम है, उसके लिए कम है। चलो खैर, तो बड़ा वाला मसला क्या है? डिस्क्लोजर नहीं है, तो क्या करूं? क्या करूं? बताएं क्या करूं? बताएं बताएं। उनसे कहेंगे डालें, नहीं डाल रहे हैं तो क्या करूं? क्या होगी, कैसे होगी, देख लेते हैं। आपने सॉल्व किया ना? आए जरा। Not giving disclosures of the event is a qualitative material masla in the financial statements. FS should include the disclosure, जो कि रिक्वायर किसने किया हुआ है? AFRF ने। अगर उन्होंने कोई भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं की तो ये क्या होगा? मिसस्टेटमेंट। यहाँ पे ये देखना है कि उन्होंने वो चीज़ बनाई है या नहीं बनाई। बनाई है, उनके पास वर्किंग अपनी मौजूद है, मगर वो वर्किंग फाइनेंशियल्स में नहीं डाल रहे हैं, मिसस्टेटमेंट है। बनाई नहीं है, एक चीज़ बनाई ही नहीं है तो डालेंगे कैसे? तब क्या होगा? तब स्कोप लिमिटेशन होगी। ये वही कल वाली बात है। असेसमेंट बनाई है मगर ऐड नहीं की, मिसस्टेटमेंट है। असेसमेंट बनाई नहीं है तो स्कोप लिमिटेशन है। मैंने आपसे कहा था काम करके आना है, आप लोगों ने काम नहीं किया, मुझे काम दिखा पाएंगे? नहीं, आपने मुझे कोई एविडेंस नहीं दिया, स्कोप लिमिटेशन है। कहा था होमवर्क करके आना है, किया है मगर गलत किया है, आपने दिखा दिया है, उसमें मसले हैं, मिसस्टेटमेंट है। तो देयर इज़ अ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, तो क्या होगा? डिस्कस करेंगे और क्वालिफाई कर देंगे ओपिनियन को, डिपेंडिंग अपॉन के मसला मटीरियल है या परवेसिव है, और अगर परवेसिव है तो क्या करेंगे? एडवर्स ओपिनियन दे देंगे। और डिस्क्लोजर को आप उसमें ऐड भी करेंगे। और आपको मैं याद करवाऊं, जो बातें उसने उस दफ़ा नहीं पूछी थी, जो बातें वो पहले मिस कर गया था, वो अब उसने इस दफ़ा पूछ ली हैं। ये 3 बातें वहाँ पे लिखी हुई हैं, ये 3 बातें हैं वहाँ पे। तो क्या ये स्लाइड पूरी इम्पोर्टेंट थी? तो जब ये करवा रहा था तब सही कहा था कि ये पूरी स्लाइड एक दफ़ा याद कर लेना, क्योंकि बातें आपने यही लिखनी है, कोई इसके अलावा कोई और बात नहीं आनी है। या ये पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा, उसके अलावा उसके बाद कुछ और है ही नहीं पूछने के लिए। एक होमवर्क लिखें, आपने 2 सवाल करने हैं, 2 TWO2, सिर्फ 2, ज़्यादा आप पे मैंने कभी बर्डन डाला ही नहीं है। स्प्रिंग 21 और ऑटम 20, स्प्रिंग 21 और ऑटम 20, ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। अभी नहीं, सुकून से घर में आराम से करें, और इसकी जो डिस्कशन है वो सैटरडे पे आपको अवेलेबल होगी, ठीक? हफ्ते पे अवेलेबल हो जाएगी। तो 2 हमने क्लास में कर लिए, 2 आपने करने हैं, कुल मिला के 4 हो जाएंगे। अच्छा जी, अब इसको करते हैं बंद और कुछ और सवाल देखते हैं, जो कि प्योर 706 के सवाल है।
जो कि आई होप कि आपने कवर किए हैं। 706 से अगर उसने कभी रटा पूछा ना, तो नॉर्मली वो ये पूछता है कि इन दोनों पैराग्राफ्स में फ़र्क क्या है। अगेन डिफरेंशिएट कर दें और बता दें कि कब कब आप अदर मैटर डालते हैं। तो बेसिकली वही बात है। तो अगर डेफिनेशन आती हो तो आप यहाँ से आए हुए क्रैमिंग वाले सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आखिरी दफ़ा जो रट्टा आया था वो स्प्रिंग 18 में आया था इस किताब के मुताबिक, मगर रिसेंटली उसने फिर से 706 का क्रैमिंग बेस्ड सवाल एक टेस्ट किया। तो बुक पे ले लेते 11 से 18 कर सकते हैं। एक सवाल है जिसमें वो कहता है कि हम एम्फोसिस और अदर मैटर कब कब यूज़ कर सकते हैं। गालिबन 7 क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, 7 ही है ना, 7 का ये पार्ट है। सवाल क्या है? Briefly discuss the reason for inclusion of emphasis of matter paragraph and matter paragraph in order to cover. तो टेक्निकली वो ये पूछ रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या और कब कब आते हैं। जिस तरह लेक्चर में कहा था कि ऑडिट मैटर और इसमें डिफरेंस आ सकता है, वो भी आ सकता है। आज तक आया नहीं है मगर आ सकता है। डन। तो अब आपने 2 सवाल करने हैं, 2 सवाल करने हैं, ठीक है ना। और कोई सवाल रिगार्डिंग आज के लिए बहुत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट का हाँ वो वीडियो देखिए, उसमें क्या सीखा है? उसमें जो अगर ऑडिट में मिस्टेक आ रही है तो देखो एक चीज़ है हाँ। आप हैं एक ऑडिटर, ठीक है, और आपकी कंपनी ने या जिसका ऑडिट करने के लिए गए हुए हैं उन्होंने बनाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक। आपका मेन काम क्या है? आपने इसका ऑडिट करना। ये बहुत अच्छी बनी हुई है, यानी कि मैं कह दूं कि मैंने स्टार दे दिया, बहुत अच्छी बनाई हुई, साफ सुथरी, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। एक ऐसा इशू आया था ड्यूरिंग ऑडिट, एक ऐसा अकाउंटिंग इशू था। लेट्स सपोज एक प्लांट है जो कि ड्यूरिंग ऑडिट जल गया था और कंपनी ने उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया है अपनी फाइनेंशियल्स के अंदर, और उसकी वर्किंग उन्होंने, जो उसका अकाउंट बैलेंस होता है, जो आखिरी बैलेंस आ रहा होता है ईयर एंड पे, उसके अंदर भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है, डिस्क्लोज्ड भी है। अब आप मचल रहे हैं कि मुझे ये चीज़ अपने यूज़र को बतानी है, मेरा यूज़र इस चीज़ को जाने बिना नहीं रह सकता, उसको लाजमी पता होनी चाहिए। क्या उन्होंने कोई अकाउंटिंग में गलती की है? नहीं। आपने अपने यूज़र को ये बात बतानी है। क्या करेंगे? मैं एक ऐसा पैरा ऐड करूँगा और यूज़र को बताऊँगा कि भाई कम से कम जाके डिस्क्लोजर नंबर 16 लाजमी पढ़ लो। बस इतनी बात करूँगा और भाग जाऊँगा। इसको कहते हैं एक ऐसा पैराग्राफ जिसमें आपने एम्फसाइज किया है, EOMP, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ये ताल्लुक़ किससे रखता है? अकाउंट से। मसला कहाँ पे था? अकाउंट्स के अंदर। आप ऑडिट करने के लिए गए हैं, पिछला ऑडिट किसी और ने किया होगा, आप कहते हैं कि जनाब पिछले ऑडिटर की जो भी ओपिनियन थी उसका मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या ये मसला फाइनेंशियल्स का है? ये मसला आपके अपने ज़ाती ऑडिट का है। तो आप वहाँ पे देंगे अदर मैटर पैराग्राफ। ये फ़र्क है। आपने देखना है कि मसला किस साइड से आ रहा है। अकाउंट्स की साइड से आ रहा है तो मैं डाल दूँगा एम्फसिस, और अगर मसला मेरे ऑडिट साइड से आ रहा है तो अदर मैटर डाल दूँगा। इसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने करनी है। दोबारा इस पे सवाल हैं, और मज़े की बात है एक सवाल में दोनों भी आएंगे, तो ये एक अच्छी डिबेट हमारी इस वक्त भी हो रही होगी। ठीक है, रब रखा, पाजो।